आइए बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को चर्चा करेंगे और आज का हमारा 22वां क्लास होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जल का विद्युत अपघटन, द्रव, वायु का प्रभावी आश्वन, पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन और मैंगनीज डाइऑक्साइड का वियोजन में से किस पद्धति में ऑक्सीजन तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो वियोजन होता है उसमें आपको ऑक्सीजन तैयार नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ज़रा प्रश्न पर ध्यान दीजिए, प्रश्न थोड़ा लंबा है इसलिए इसको ज़रा समझना होगा आपको। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या है कि जल का ये यहाँ पर देखिए, किस पद्धति से, पद्धति मतलब सिस्टम, किस सिस्टम से ऑक्सीजन तैयार नहीं किया जाता है, किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है, तो उस पद्धति का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन। इस पद्धति में ऑक्सीजन तैयार नहीं किया जाता है। तो हम लोग नहीं वाले को नहीं याद करेंगे, याद किसको करेंगे, हाँ वाले को। तो जल का विद्युत अपघटन जो होता है उसमें ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। द्रव वायु का प्रभावी आश्वन जो होता है उसमें आपको ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। और मैंगनीज डाइऑक्साइड का जो वियोजन होता है उसमें भी ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। लेकिन आपको ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो वियोजन होता है उसमें ऑक्सीजन तैयार नहीं किया जाता है। तो जो नहीं वाला है उसको हम लोग याद भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिए 3 सिस्टम का नाम है, 3 पद्धति का नाम है जिसमें ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। तो बताइए पहला पद्धति का नाम क्या है, देख के बोलिए। जल का विद्युत अपघटन, बोलिएगा जरा बिना देखे। जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन पहला है। दूसरा है द्रव वायु का प्रभावी आश्वन, बोलिएगा। द्रव वायु का प्रभावी आश्वन, द्रव वायु का प्रभावी आश्वन। फिर से बताइए, द्रव वायु का प्रभावी आश्वन, बिना देखे बोलने का प्रयास कीजिए। और तीसरा है मैंगनीज डाइऑक्साइड का वियोजन, बताइए तीसरा क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का वियोजन। तो बताइए तीनों पद्धति का नाम। पहला है जल का विद्युत अपघटन, बोलिए। जल का विद्युत अपघटन। दूसरा है द्रव वायु का प्रभावी आश्वन, द्रव वायु का प्रभावी आश्वन। तीसरा है मैंगनीज डाइऑक्साइड का वियोजन, बताइए। मैंगनीज डाइऑक्साइड का वियोजन, मैंगनीज डाइऑक्साइड का वियोजन। तो बताइए तो अब तीनों पद्धति का नाम। जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। द्रव वायु का प्रभावी आश्वन, फिर से बताइए। द्रव वायु का प्रभावी आश्वन। और तीसरा क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का वियोजन। ठीक है, तो अब आपको प्रश्न और आंसर दोनों अच्छा से याद हो गया होगा। तो एक बार बताइए कि किस पद्धति से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। जल का विद्युत अपघटन, याद नहीं हुआ आपको, जल का विद्युत अपघटन है। दूसरा क्या है, द्रव वायु का प्रभावी आश्वन। और तीसरा क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का वियोजन। इस तीनों प्रक्रिया के द्वारा आपको ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन इस पद्धति के द्वारा आपको ऑक्सीजन तैयार नहीं किया जाता है। तो प्रश्न बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े थे। पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसका मुख्य तत्व क्या है, इसमें चूना, सिलिका और एल्यूमिना रहता है, 3 चीज़ रहता है। इसमें बताए थे सीमेंट को हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट को जब सीमेंट में हम लोग हाथ डालते हैं तो लगता है कि हाथ को एकदम लगता है कि खाने लगता है। नहीं, ऐसा क्यों होता है, किसके कारण से, चूना के कारण से। इसलिए याद रखिएगा कि सीमेंट का जो मुख्य तत्व है क्या है, पहला चूना है। दूसरा आप याद रखिए कि इसको सीमेंट को हम लोग सील करके रखेंगे ना, इसलिए दूसरा क्या हुआ, सिलिका। और तीसरा है एल्यूमिना। बात समझ में आ गया, एल्यूमिना। तो बताइए पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है, चूना, सिलिका, एल्यूमिना। चूना, सिलिका और एल्यूमिना। अब ये बताइए कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, उसको सिर्फ मतलब जमने से रोकने के लिए। बिल्कुल सही बात बताए। तो तेजी से वह जम नहीं जाए इसलिए उसको क्या करता है, उसमें क्या मिला जाता है, जिप्सम मिला जाता है। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में एसपीडी का, ये सेम प्रश्न है इसलिए ध्यान से देख लीजिए ताकि एसपीडी नहीं पढ़ना पड़े। फोटोग्राफी में किसके रूप में, फिक्सर के रूप में, किसके रूप में, फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का। किसका यूज किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का। देखिए फिक्स जो हम कोई चीज़ का करेंगे, बात समझ में आ रहा है, तो उसमें जो है ना क्या करेंगे हम लोग, जब किसी चीज़ का फिक्स करेंगे तो उसमें हम लोग
यहाँ पर है आपको सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। याद रखिए कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका यूज किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। इसको 2-4 बार बोलिए कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। बोलिए फोटो यूज आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मीथेन गैस जो बनती है, पहले बताइए कि मीथेन का जो संकेत होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है? CH4। देखिए CH4, इधर से भी काम चल गया, ये लिखने से, और इधर से भी काम चल गया। तो मीथेन यानी कि CH4। तो मीथेन गैस जो बनती है वो कैसे बनती है बताइए? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ मिलाने से और उसे गर्म करने से आपको मीथेन गैस प्राप्त होता है। तो बताइए मीथेन गैस कैसे बनती है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। बोलिए, इसको भी रखना पड़ेगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। अब बोलिए तो जरा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम पे गर्म करने पर। सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनाया जाता है। पुनः फिर से बताइए कि मीथेन गैस कैसे बनाया जाता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर उसे बनाया जाता है। यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता। ये प्रश्न पहले भी पढ़ाए थे कि दूध की शुद्धता का जो माप किया जाता है किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से। किससे किया जाता है? और बताइए कि दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ठीक है, तो दूध की शुद्धता का माप किस यंत्र से करते हैं? लैक्टोमीटर से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है शुष्क सेल में, किसमें? शुष्क सेल में जिंक की छड़ पर आवेश कौन सा होता है? जरा ध्यान दीजिए। शुष्क सेल जानते हैं कि नहीं जानते हैं? घड़ी में जो बैटरी लगा हुआ है, क्या उसमें उसको हम चार्ज करते हैं? नहीं। क्या उसमें पानी डालते हैं? तेजाब डालते हैं? एसिड नहीं डालते हैं। तो इसका मतलब वो कौन सा सेल है? शुष्क मतलब होता है सूखा हुआ। ठीक है, तो वो सूखा हुआ सेल है। और गाड़ी का जो बैटरी देखते होइएगा उसको चार्ज करना पड़ता है, और उसमें उतना ही नहीं, पानी भी उसका डालना पड़ता है, जिसको एसिड बोला जाता है। तो वो शुष्क सेल है? नहीं। गाड़ी वाला बैटरी में शुष्क सेल है? नहीं रहता है। लेकिन क्या ये घड़ी में, ये टॉर्च में जो और आप जो है सो ये यूज़ करते हैं बैटरी को, वो शुष्क सेल है कि नहीं है? है, वो सूखा सेल है, क्योंकि उसको हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, वो चार्जेबल नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो शुष्क सेल में जिंक की छड़, किसकी छड़? छड़ किसका रहता है? जिंक का। तो जिंक का जो छड़ रहता है, ऊपर से जो देखिएगा टोपी जैसे बना हुआ रहता है, वो जिंक का छड़ रहता है। तो उस पर कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश रहता है, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक रहता है। क्या रहता है? धनात्मक। ठीक है, प्लस रहता है। उस पर देखिएगा उस बैटरी पर लिखा हुआ रहता है प्लस, और नीचे में क्या लिखा हुआ रहता है? माइनस रहता है। तो याद रखिएगा कि शुष्क सेल में जिंक की जो छड़ होती है उस पर कौन सा आवेश रहता है? धनावेश रहता है। अंग्रेजी में कहे तो पॉजिटिव। क्या रहता है? पॉजिटिव या प्लस। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए, किसकी प्रतिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है बताइए? यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े के साथ कराई जाए, ठीक है, अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े के साथ कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। याद रखिए, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया, ठीक है, तो जहाँ समझिए, इसको रटिए। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, अभिक्रिया होता है। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े के साथ कराई जाए, किसके साथ किसका क्रिया हो रहा है बताइए? अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े के साथ कराई जाए तो उससे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गैस का संकेत क्या होता है? H2 होता है। क्या होता है? H2 होता है। ठीक है, तो बताइए तो किसके साथ किसकी प्रक्रिया कराई गई तो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन गैस निकला है? अम्ल के साथ जिंक की। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े के साथ कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? चलिए, विद्युत रूप से परमाणु है, ये परमाणु जो होता है आपको विद्युत रूप से वो उदासीन होता है। क्या होता है? न परमाणु पर आपको ऋण आवेश होता है और न ही धन आवेश होता है। तो जब धन आवेश भी नहीं हो, ऋण आवेश भी नहीं हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे उदासीन कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए कि परमाणु जो है वो क्या है? विद्युत रूप से उदासीन है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? परित्याग करता है। सही बात है। जब याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो किसका निशान लगेगा? प्लस। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किसका निशान लगेगा? माइनस का लगेगा। तो इसलिए याद कर लीजिए, अभी कोई वस्तु क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, धन। देखिए, प्लस को मतलब
अरे मान के चलिए कि आपके पास 5 रुपया था, आप 5 रुपया और कमा के लाए, तो उसमें प्लस हो गया ना, तो प्लस का मतलब क्या हो गया, धन आ गया ना, आपको ज़्यादा धन आ गया ना, इसलिए प्लस का मतलब धन आवेशित। अब माइनस का मतलब ऋण आवेशित, माइनस मतलब घाटा में चले गए आप। तो जब कोई वस्तु धनावेशित होती है, मतलब जब प्लस होता है, तो समझिए इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, त्याग किया है। बात समझ में आ गया होगा। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करती है, परित्याग करती है, ठीक है। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वहाँ पर कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश, वहाँ पर ऋण आवेश यानी कि माइनस होगा। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल किसको कहा जाता है बताइए, D2O को। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में। किसके रूप में, याद रखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में। ये प्रश्न भी आप बैक के क्लास में पढ़े हुए थे। चलिए तो बताएंगे आप कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का यूज किस रूप में किया जाता है, ऋण आवेश, धन आवेश के रूप में, मंदक के रूप में। देखिए एक बात बताते हैं, जब कोई सवाल आपके पास हल्का रहेगा तो बनाने में कैसा लगेगा आपको, मंदक के रूप में, अच्छा लगेगा। लेकिन जब कोई भारी सवाल आपके पास आ जाए तो आप उसको मंद बनाने लगेगा। मंद मतलब क्या होता है, मन में, धीरे धीरे। मंद मतलब धीरे नहीं कहता कि काम मंदा चलता है, तो काम मंदा का मतलब क्या हुआ, थोड़ा कम चलना पहले से, ठीक है। तो वही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग किया जाएगा वो किस रूप में किया जाएगा, किसके रूप में, मंदक के रूप में। अगला है किसी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च है। किसी गैस का ऊष्मांक जो है वो सबसे ऊंचा जो है। चलिए तो बताएंगे आप, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, किसी गैस लिख दिया जो कि गलत है। किस गैस का ऊष्मांक, क्या लिखा हुआ है, ऊष्मांक पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा गैस है जिसका ऊष्मांक जो है वह सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा किसका होता है, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2। क्या होता है, H2। तो बताइए किस गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है, हाइड्रोजन का होता है। चलिए प्रश्न पहले ही पढ़े हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का यूज किया जाता है बताइए, मृदु लोहा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस लोहा का यूज किया जाता है, मृदु लोहा का। देखिए जब मान के चलिए किसी व्यक्ति को अस्थायी नौकरी हो और किसी को अस्थायी नौकरी हो तो कौन अच्छा है, अस्थायी वाला अच्छा है। तो अस्थायी जो है वो और अस्थायी जो है दोनों में अंतर है। अस्थायी वाला जो है तो थोड़ा टेंशन में आ जाएगा। अभी फिलहाल में कोरोना वायरस जो आया था जिसको अस्थायी नौकरी था, मतलब कि प्राइवेट था, उसके साथ क्या हुआ था, काम बंद हो जाने के बाद उसको पैसा मिला नहीं मिला, जिसके कारण से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसलिए ऐसा सोच लीजिए कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कैसा लोहा का यूज करेंगे, मृत्यु से याद कर लीजिए, मृत्यु से याद कर लीजिए, मृत्यु यानी कि अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, मृदु लोहा का। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी धातु है ना, कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा होता है। जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए, है ना। कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत होती है, इस्पात समझते हैं ना, इस्पात मतलब क्या होता है, स्टील। इस्पात जैसी मजबूत होती है लेकिन इसका घनत्व जो होता है वह इस्पात के घनत्व का आधा होता है। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं, इस्पात के जैसा मजबूत तो होता है लेकिन वो जो है आपको वस्तु उसका घनत्व इस्पात से कम होता है। उसका नाम क्या है, देखिए टाइटेनियम नाम है। क्या नाम है, टाइटेनियम। प्रश्न को समझे कि नहीं पहले आप ये बता दीजिए क्या कर रहा है प्रश्न, बताइए। देखिए इस्पात है ना, जैसे आप माने चलिए हम कहेंगे कि आप इसके जैसे तेज हैं लेकिन आप इससे उम्र में आधे हैं आप, यहाँ तक ये समझ गए। इसी तरह से समझिए इस्पात मतलब स्टील जो है उसी के जैसे मजबूत होता है वो धातु, लेकिन इस्पात का जो घनत्व है ना उसके घनत्व का आधा ही रहता है उसका घनत्व, किसका, टाइटेनियम का। मतलब कि टाइटेनियम मजबूती में इस्पात के जैसे है लेकिन घनत्व में उसका आधा है। अब समझ में आया, टाइटेनियम इस्पात के जैसे मजबूत है लेकिन घनत्व उसका आधा है। अब समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न को फिर से समझिए कि कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत लेकिन इसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा है, तो उसका नाम है टाइटेनियम। क्या नाम है, टाइटेनियम। अब आपका अगला प्रश्न है बेकरी। बेकरी समझते हैं, बेकरी समझते हैं आप लोग, देखे भी हैं। 0 माइल पर ये पापा बिकता है, देखे हैं। तो वो जो पापा बिकता है, पापा कहाँ बनता है,
बिस्किट जिस फैक्ट्री में बनता है ना उसको बेकरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेकरी। बेकरी। तो देखिए बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए, बेकरी में क्या बनाने के लिए? ब्रेड बनाने। ब्रेड जो बेकरी में बनता है उसमें ईस्ट का यूज किया आता है। किसका यूज किया आता है? ईस्ट का यूज किया आता है, यानी कि कबक का। ईस्ट मतलब कबक का यूज क्यों किया आता है बताइए आप बताइए। मतलब उसमें भूज लगा। देखिए कबक का यूज इसलिए किया आता है कि वो टाइट नहीं हो, मुलायम रहे। बात समझ में आया? तो वही बात है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। तो बताइए बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट यानी कि कबक, ईस्ट का हिंदी क्या होगा? कबक का यूज क्यों किया जाता है? मुलायम और लचीला बनाने। उसे मुलायम और लचीला रखने के लिए, मुलायम और लचीला रखने के लिए। किसको? मतलब ब्रेड को, पाव रोटी को, ये सब जो होता है ना आपको बड़ा वाला जो रोटी, पाव रोटी, उसको क्या बोला जाता है? बकरखानी को। इस सब में जो आपको मिलाया जाता है वो आपको ब्रेड ग्रुप में जो भी है उसमें आपको ईस्ट क्यों मिलाया जाता है? लचीला, उसे लचीला और मुलायम रखने के लिए, नर्म रखने के लिए। ठीक है, बात समझ में अब आ गया होगा। चलिए, स्वर्ण का मतलब सोना। ये जो आप पहने हुए हैं वो क्या है? सोना है। तो स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है बताइए? इससे पहले भी पढ़े थे, एक्वारेजिया में क्या होता है? घुल जाता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बताइए स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वारेजिया में घुल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सा है बताइए? सबसे कठोर धातु जो है वो आपको क्या है? तो प्लेटिनियम है। क्या है? प्लेटिनम है। क्या है? चलिए, तो बताइए सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा है? देखिए प्लेट आप देखे हैं होटल में कभी खाए हैं जी? प्लेट रहता है, तो ऐसा सोच लीजिए कि सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेट का जो होता है ना धातु, वही मान लीजिए कि सबसे कठोर है। तो बताइए सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम। देखिए अगर इससे भी नहीं याद रखिए तो ऐसे याद रखिए, गाड़ी गांव घर में देखे होइएगा आप जी। एक ब्लैक सा रहता है, उसका नाम क्या रहता है? प्लेटिना। बजाज का प्लेटिना रहता है, देखे कि नहीं? तो समझिए कि वो गाड़ी जो है सो लोग अधिक खरीदता। क्यों खरीदता है? मतलब क्योंकि वो सबसे कठोर है, सबसे मजबूत है। तो इसलिए याद कर लीजिए कि सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। और यहाँ पर मोस्ट BVI लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फंसने वाला ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो बताइए सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई के विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब फैक्ट्री में जो उसका निर्माण होता है उसको विनिर्माण कहा जाता है। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त जो मूल तत्व है वो क्या रहता है? फास्फोरस में रहता है दिया सलाई पर। ठीक है, अगला है NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है बताइए? NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। कितना रहता है? 22.4 लीटर रहता है। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इसको जल्दी से रटिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि एक्वारेजिया, और बताइए एक्वारेजिया में क्या घुल जाता है? सोना। तो एक्वारेजिया में अम्ल का अनुपात, किसका अनुपात? अम्ल का अनुपात कितना होता है बताइए? -3:1 होता है। और कौन सा अम्ल रहता है? तो बोलिए HCl अनुपात HNO3। बोलिए HCl अनुपात HNO3। ये जो सोना जो घुल जाता है ना उसमें क्या सब रहता है? HCl और HNO3। बोलिए देखिए दोनों मिलता है H से, HCl और HNO3। HCl अनुपात HNO3, HCl अनुपात HNO3। ठीक है ना, HCl अनुपात HNO3 होता है। और इसका अनुपात क्या होता है बताइए? 3:1 होता है। दशमलव नहीं बोलेगा, अनुपात बोलिएगा, इसको अनुपात बोला जाता है। ठीक है, 3:1 होता है। तो बताइए एक्वारेजिया में कौन कौन सा अम्ल होता है? HCl और HNO3। ठीक है, और कितना अनुपात होता है? रेशियो 3:1 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पोजीट्रॉन। ये पाजीट्रॉन लिख दिया है, इस पर अड़चान लगा दीजिए। पोजीट्रॉन की खोज किसने किया बताइए? पोजीट्रॉन की खोज किसने किया है? एंडरसन ने किया है। ये भी SPD का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पोजीट्रॉन का खोज किसने किया है? एंडरसन ने किया। ठीक है, पोजीट्रॉन, इसको रटिए आप लोग। पोजीट्रॉन का खोज किसने किया है? ठीक है, पोजीट्रॉन का खोज किसने किया है? तो एंडरसन ने किया है। तो बताइए कि एक्वारेजिया में क्या सब रहता है? एक्वारेजिया में HCl और अनुपात HNO3 रहता है। कितना अनुपात रहता है? 3:1 रहता है। तो पोजीट्रॉन का खोज किसने किया? क्या कहते हैं? पोजीट्रॉन का खोज किया है एंडरसन। किसने किया है? एंडरसन। पोजीट्रॉन का खोज किसने किया है? चलिए अगला है भारी जल। बताइए भारी जल मतलब D2O। भारी जल मतलब D2O। तो भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20। देखिए भारी जल, आप जो जल खरीदिएगा
ये जो बिसलरी का बोतल खरीदिएगा तो कितना ग्राम देता है? 20 में देता है। इसलिए याद कर लीजिए कि भारी जल का अनुभार क्या होता है? 20 होता है। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2 होता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए बताइए कि वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और हीलियम का संकेत क्या होता है? He होता है। तो बताइए, ये प्रश्न आपको पहले से पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है डायनामाइट बनाने में, क्या बनाने में? डायनामाइट। ये भी आप पहले से पढ़े हैं कि डाइन शब्द जो है वो कब आपको जो है सो डाइन सीखेगी? नाइट में बताए थे ना। इसलिए याद कर लीजिए कि डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। तो द्रव नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका? द्रव नाइट्रोग्लिसरीन का। देखिए ये द्रव को हटा दीजिए, ठीक है, बस नाइट्रोग्लिसरीन याद रखिए। डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है सोडियम का संकेत बताइए। Na। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है बताइए? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। बताइए किसको किस में डालिएगा तो हाइड्रोजन निकलेगा? सोडियम को जल में डालेंगे तो सोडियम को अगर आप पानी में डालिएगा ना तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन का संकेत बताइए। हाइड्रोजन का H2 होता है। ठीक है, जियोलाइट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है बताइए? तो जियोलाइट का उपयोग क्या आता है? पानी के मृदुकरण में। देखिए जियोलाइट का उपयोग कहाँ पर क्या आता है? पानी के मृदुकरण में। देखिए जियो फोन आप चलाइएगा, ठीक है, तो जियोलाइट मतलब जियो का फोन आप चलाइएगा और जब कभी लाइट की ज़रूरत होगी ना तो आप उसी से काम कीजिएगा। कब? जब पानी बरसता रहेगा तो लाइट चली जाएगी, तो उसी जियो वाला मोबाइल को क्या कीजिएगा? टॉर्च जला लीजिएगा और लाइट का काम कर लीजिएगा। इसलिए याद कर लीजिए कि जियो लाइट का उपयोग कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा? पानी के मृदुकरण में। जियो फोन का यूज कब कीजिएगा? पानी के मृदुकरण, जिस समय वर्षा होगा और लाइट कट गया होगा। इसलिए याद कर लीजिए कि जियो लाइट का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? पानी के मृदुकरण में किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होता है वो कहाँ पर होता है बताइए? ढलाई कार्य करने। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर होता है? ढलाई काम करने में। ढलाई, अरे वैसे भी समझिए ना कि प्लास्टर जो हम लोग करते हैं तो ढलाइए ना करते हैं। तो बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ढलाई कार्य करने में किया जाता है। समझ में आ गया। अगला है आपको अल्ट्रामरीन्स। क्या लिखा हुआ है? अल्ट्रामरीन्स। बोलिए अल्ट्रामरीन्स। बोलिए रिंस। अल्ट्रामरीन्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? देखिए अल्ट्रामरीन्स एक रिंस साबुन भी आता है कि नहीं? तो रिंस साबुन का यूज आप कहाँ पर करेंगे? धुलाई करने में, मतलब कपड़ा धोने में। इसलिए याद कर लीजिए कि अल्ट्राम रिंस नाम का साबुन है और उससे हम लोग धुलाई करेंगे। इसलिए अल्ट्राम रिंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? धुलाई कार्य करने में। अगला है कार्बोरंडम। क्या लिखा हुआ है? कार्बोरंडम का यूज कहाँ पर किया जाता है बताइए? देखिए कार से कार है और कार में शीशा लगा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? कांच लगा रहता है कि नहीं रहता है? इसलिए याद कर लीजिए कि कार्बोरंडम का यूज कहाँ पर करेंगे? कांच को काटने में। कांच मतलब शीशा, पीबी, और पीबी को काटने के लिए किसका? हीरा का यूज किया जाता है ना, पता है ना आपको? तो याद रखिए हीरा के जैसे कार्बोरंडम जो है उसका भी यूज किया जाएगा किसमें? तो शीशा को काटने में, यानी कि कांच को काटने में। तो बताइए कि कार्बोरंडम का यूज कहाँ पर करेंगे? कांच को काटने में। ट्रिक क्या बताए? कार से कांच, कार तो कांच, इसलिए कार्बोरंडम का यूज कहाँ पर कीजिएगा? कांच को काटने में। और अल्ट्रामरीन्स का यूज कहाँ पर किया जाएगा? धुलाई करने। प्लास्टर और पेरिस का यूज कहाँ पर कीजिएगा? ढलाई का काम करने में। और जियोलाइट का यूज कहाँ कीजिएगा? मृदुकरण करने में। चलिए याद हो गया। सोडियम को जल में डालने पर कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन का संकेत H2। बहुत अच्छा। अगला है सोडियम की संयोजकता है। सोडियम की संयोजकता कितनी है? तो 1 है। सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1 है। सोडियम की संयोजकता कितनी है? 1 है। ठीक है, इस प्रश्न को आप याद रखें, ये याद रखने वाला है। ठीक है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे कठोर धातु? हाँ सही बोल रहे हैं, बोलिए प्लेटिनम। क्या है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और सबसे हल्की धातु लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु क्या है? ये प्रश्न भी रिपीटेशन है। तो सबसे देखिए सबसे हल्का जो रहेगा, मान के चलिए किसी भारी वस्तु को आप छत पे जाकर के नीचे फेंकिए और किसी हल्का वस्तु को फेंकिए, पहले कौन आएगा नीचे? हल्का उसके बाद भारी। ठीक से सोचिए। भारी आएगा, पहले भारी नीचे आएगा और हल्का रहेगा तो हवा में उड़ता रहेगा ना। तो हल्का रहेगा तो लोथ रहेगा बना हुआ ना,
तो इसलिए याद कर लीजिए कि सबसे हल्की धातु क्या होगा? लिथियम। लिथियम। लोथ से याद कर लीजिए लिथियम। और सबसे कठोर धातु? और ये क्या है? सबसे कठोर प्लेटिनम। प्लेटिनम। और सबसे भारी धातु कहेगा तब? देखिए भारी धातु रहेगा ना तो ओस्मियम। ओस्मियम। सबसे भारी धातु रहेगा तब? ओसियम। ओसियम। सबसे भारी धातु? ओस्मियम। ऐसा सोच लीजिए ना कि जब किसी चीज में ओस लग जाता है तो वो भारी हो जाएगा ना, इसलिए सबसे भारी धातु? ओस्मियम। सबसे हल्की धातु? लिथियम। सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम। ऐसा एक धातु का नाम आता है ये जो इस्पात के जैसे मजबूत लेकिन इस्पात के घनत्व से आधा होता है। प्लेटिनम। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर आपको क्या होगा बताइए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको टाइटेनियम हो जाएगा। ठीक है, टाइटेनियम हो जाएगा। तो अब आपका अगला प्रश्न है धातु के टाँके लगाने में। धातु का टाँका लगाते हुए कभी देखे हैं? लोहा को लोहा से जोड़ते हुए कभी देखे हैं आप? जी देखे हैं। तो वही तो है टाँका लगाना। जैसे ट्रैक्टर का। जी, वेल्डिंग किया जाता है। तो वो जो टाँका लगाया जाता है धातु का, उसमें क्या होता है हम आपको पहले ही बताए हैं। सीट वाला ट्रिक बताए थे ना कि जब भी हम टाँका लगाएंगे वेल्डिंग करेंगे तो सीट चाहिए ना आपको, इसलिए याद कर लीजिए शीशा और टीन। ठीक है, तो शीशा और टीन समझ में आ गया। शीशा का अंग्रेजी ये संकेत क्या होता है? PB, और टीन का क्या होता है? SN होता है। ठीक है, चलिए क्वार्टज के बारे में पहले पढ़े हैं आप कि क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। देखिए क्वार्टर को हम लोग सील करके रखेंगे ना, इसलिए क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। तो एक बार पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो एक बार आप ये बता दीजिए कि कौन सी ऐसी पद्धति है जिससे ऑक्सीजन गैस जो है आपको बनाई जाती है? बताइए। जल का विद्युत अपघटन है, द्रव वायु का प्रभावी आशमन है, और तीसरा आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड का विभूषण है। फिर से बताइए। जल का विद्युत अपघटन, और दूसरा द्रव वायु का प्रभावी आसवन, और तीसरा क्या होगा? डाइऑक्साइड का मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। तो बताइए कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का चूना है, चूना, सिलिका और एल्यूमिना है। ठीक है, अब ये बताइए कि फोटोग्राफी के फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। किसका यूज किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। चलिए, मीथेन गैस कैसे तैयार किया जाता है? मीथेन सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। बात समझ में आया? कैसे किया जाता है बताइए? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। अगला प्रश्न, अब ये बताइए कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। और शुष्क सेल में जिंक की जो छड़ होती है उस पर कौन सा आवेश रहता है? धनावेश। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े के साथ कराई जाए तो इससे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? परमाणु उदासीन, मतलब कि न ऋण आवेश न धन आवेश। तो बताइए कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसके साथ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि ग्रहण होता है? त्याग होता है। नाभ की रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल। जब कोई भारी सवाल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका हाथ मंद मंद चलने लगेगा, मतलब धीरे धीरे ना, इसलिए मंदक के रूप में। अच्छा बताइए किस गैस का उष्मांक सबसे ऊंचा होता है? हाइड्रोजन का। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? मृदु। अस्थायी लोगों को मृत्यु हो जाएगी ना। तो बताइए कौन सी धातु है जो इस्पात की जैसी मजबूत लेकिन घनत्व में आधा होता है? टाइटेनियम। क्या है? टाइटेनियम है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? लचीला और मुलायम करने के लिए। स्वर्ण पदार्थ किस में घुल जाता है? स्वर्ण पदार्थ एक्वारेजिया में। किसमें? एक्वारेजियम। बताइए कि सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा है? अधिक कठोर धातु प्लेटिनम। दिया सलाह के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन बराबर कितना होगा? 22.4 लीटर। क्या होगा? 22.4। और एक्वारेजिया में क्या सब होता है? एक्वारेजिया में क्या सब होता है बताइए? HCl अनुपात HNO3, यानी कि 3:1 में रहता है। पोजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन ने किया। किसने किया है? चलिए, तो अब बताएंगे आप कि भारी जल का जो है अनुभार वो कितना होता है? बताइए भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। बताए थे कि भारी जल जो बिसलेरी वाला खरीदेंगे तो कितना रुपया में देगा? 20। चलिए, डायनामाइट में किसका यूज किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ढलाई के रूप में। जियोलाइट का प्रयोग पानी के मृदुकरण में। ठीक है। अच्छा ये बताइए
अल्ट्राम रिंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? अल्ट्राम रिंस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? धुलाई कार्य करने में। कार्बोरंडम का यूज कहाँ पर किया जाता है? कांच काटने में। कांच काटने में। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? सोडियम की संख्या 1 होती है। चलिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? हीलियम। लिथियम है। लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। धातु के टांके लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ये लो शीशा और टीन का। अगर आपसे पूछे किस गैस का यूज किया जाता है तब बताए थे कि जब वेल्डिंग करेंगे तो धूप में वेल्डिंग नहीं करेंगे, एसीटिलीन का। सही बात। ठीक है, बताइए क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।